नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। शकरकंद की खेती करके किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। ग्लोबल वार्मिंग का खेती बाड़ी पर असर और बचाव के उपाय। शकरकंद की फसल मुख्य रूप से अपने मीठे स्वाद और स्टार्ची जड़ों के लिए उगाई जाती है। भारत में लगभग 2 लाख हेक्टेयर जमीन पर शकरकंद की खेती की जाती है। अपने राज्य में भी इसकी खेती काफी बड़े क्षेत्र में की जाती है। फिलहाल अभी इसकी रोपाई के लिए सही समय चल रहा है, तो जो किसान इसकी खेती करने जा रहे हैं वे कौन कौन सी बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला दरभंगा की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पूजा कुमारी। मैं आज आप लोगों को शकरकंद की खेती के बारे में बताने जा रही हूँ। शकरकंद की खेती से पहले आइए जानते हैं कि शकरकंद की जो उन्नत प्रभेद है वो कौन कौन से है। शकरकंद की उन्नत प्रभेद शकरकंद राजेंद्र 5, शकरकंद राजेंद्र 35, शकरकंद राजेंद्र 43, 47 तथा 92 है। शकरकंद की खेती हम 2 भागों में विभाजित है, जैसे कि इसके लिए हमें पहले नर्सरी की तैयारी करनी पड़ती है। इसके बाद हम इसकी रोपण अपने खेतों में करेंगे। नर्सरी की जो तैयारी करेंगे वो जो हम रोपण करेंगे उसके करीब 3 महीने पहले कर लेंगे। तो शकरकंद एक क्या है, हमारी एक बहुवर्षीय फसल है। इसकी खेती खरीफ तथा रबी दोनों सीजन में की जाती है। शकरकंद की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री तापमान उपयुक्त माना जाता है। शीतोष्ण या समशीतोष्ण जलवायु वाले स्थानों पर सफलतापूर्वक उगाई जाती है और जहां से 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है वहां इसको आसानी से उगाया जा सकता है। शकरकंद की खेती के लिए जो मिट्टी हमें चाहिए वो बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। जब हम इसे खेतों में लगाएंगे तो इसके पहले हम अपने खेतों की तैयारी करेंगे। खेतों की तैयारी करने के लिए पहले आप अपने खेतों की तैयारी जुताई कर लें। जुताई करने के बाद रोटावेटर से आप अपने खेतों की मिट्टी को पलटकर भुरभुरी कर लें। जब मिट्टी भुरभुरी हो जाए तब आप इसमें 100 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की सड़ी हुई खाद तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आप अपने खेतों में, पोटाश जो है ये सब आप अपने खेतों में इन सभी खादों को मिलाकर फिर से एक बार और जुताई कर लें। जुताई करने के बाद फिर अपने भूमि को आप समतल कर लें। समतल करने के बाद क्यारियां बना लें। पोषक प्रबंधन के तहत नाइट्रोजन की आधी मात्रा व फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा शुरू में लता लगाते समय ही जड़ों में देनी चाहिए। शेष नाइट्रोजन को 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा 15 दिन में, दूसरा हिस्सा 45 दिन टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करना चाहिए। फिर इसके बाद हम अपने नर्सरी से जो हमारी लताएं हैं, शकरकंद की लताएं हैं, उसकी कटिंग करके लाएंगे। जब शकरकंद की लताओं की कटिंग करेंगे तो इस समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जड़ से इसकी कटाई ना करें। हम इसकी मध्यम जो हमारी लताएं हैं वो मध्य से या फिर शीर्ष भाग से हम इसकी कटाई करेंगे तथा ये 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होंगी, जिसमें करीब 3 से 4 नोड होंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो उपज होगी वो अच्छी होगी। इसके बाद हम शकरकंद की जो लताएं की कटिंग की हैं, इन लताओं को हम रासायनिक उपचार से उपचारित कर लेंगे। उपचारित करने के बाद इसे हम अपने खेतों में लगा लेंगे। खेतों में लगाने के बाद हम जो हमारा फेरोमोन ट्रैप है इसे हम 100 वर्ग मीटर के हिसाब से 100 वर्ग मीटर में एक फेरोमोन ट्रैप लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी कीट आदि जो है वो इसमें ट्रैप हो जाएंगे और हमारे फसल को नुकसान न पहुँचाएंगे। शकरकंद 3 तरह से लगाई जाती है, टीला विधि, मेड़ एवं नाली विधि और समतल विधि द्वारा। वैसे इन तीनों विधियों का अपना अलग अलग महत्व है। टीला विधि जहाँ जल जमाव की समस्या रहती है वहाँ अपनाई जाती है और दूसरी मेड़ या नाली विधि ढलाव वाले भूमि के लिए उपयुक्त रहती है।
समतल विधि हर जगह के लिए उपयुक्त है, किंतु 1 माह बाद जड़ों पर मिट्टी चढ़ाकर मेड़ बनाना आवश्यक होता है। इसकी खेती करने के बाद लेकिन इसकी जब हम रोपाई कर लेंगे तो अगर हम रबी सीजन में इसकी रोपाई कर रहे हैं तो हम इसमें सिंचाई 3 से 4 बार सिंचाई करेंगे। अगर हम खरीफ सीजन में रोपाई कर रहे हैं और बारिश इसके बाद इसकी रोपाई के बाद में अगर बारिश अच्छी हो रही है तो 1-2 सिंचाई से ही हमारा काम चल जाएगा। हमें ध्यान इस बात का रखना है कि हमारे शकरकंद के खेतों में जल का जमाव ना हो, जल को जमा नहीं होने देना है। शकरकंद की जो उपज है अगर हम 1 हेक्टेयर में बात करें तो 1 हेक्टेयर में करीब 200 से 250 से करीब 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसका उत्पादन कर सकते हैं। फसल तैयार होने के 105 से 110 दिनों के बाद अपने जो हमारा शकरकंद का किस्म है प्रभेद है उस पे तथा मौसम के अनुसार हम इसको अपने खेतों से निकाल लेंगे। शकरकंद हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। शकरकंद में आयरन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है तथा स्टार्च, सुक्रोज, फ्रुक्टोज भी पाया जाता है। तो किसान भाइयों, आप अपने खेतों में शकरकंद को लगाएं और इसका सेवन भी जरूर करें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। पिछली 1 सदी से जारी वैश्विक तापमान में वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग का असर जलवायु परिवर्तन के रूप में सामने आया है। लगभग 4 दशक में मौसम चक्र के क्रमिक बदलाव के कारण भीषण गर्मी, कड़ाके की ठंड, आंधी, बारिश और तूफान जैसी मौसम की चरम स्थितियों का शुरुआती असर अब फसल चक्र में बदलाव के रूप में दिख रहा है। ये असर प्रमुख फसलों की उत्पादकों में कमी या बढ़ोतरी और गुणवत्ता में बदलाव का कारण बनता जा रहा है। इसके अगले चरण में ग्लोबल वार्मिंग का फल फूल और सब्जियों सहित अन्य प्राकृतिक उत्पादों पर असर दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे में अभी से ही हमको इसे रोकने के लिए कदम बढ़ाने होंगे। कृषि क्षेत्र में हम कौन कौन से कामों को करके ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं, चलिए जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार से। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान बढ़ने का मतलब है पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में सूखा बढ़ेगा, बाढ़ की घटनाएं बढ़ेंगी और मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ दिखेगा। आखिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आप ये सोच रहे होंगे। आसान शब्दों में समझें तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन से है। हमारी धरती प्राकृतिक तौर पर सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करती है। सूर्य की किरणें वायुमंडल से होती हुई पृथ्वी से टकराती हैं और वहीं से परिवर्तित होकर पुनः लौट जाती हैं। हमारा वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है, जिनमें कुछ ग्रीन हाउस गैसें शामिल हैं। इनमें से कुछ गैसें पृथ्वी के ऊपर एक प्रकार का आवरण बना लेती हैं। ये आवरण सूर्य की परिवर्तित किरणों के कुछ हिस्सों को रोक लेता है, जिससे धरती का वातावरण गर्म बना रहता है। पृथ्वी के अधिकांश जीवों, पौधों, प्राणियों को जीवित रहने के लिए कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता के कारण ये आवरण और भी मोटा हो जाता है। ऐसे में ये आवरण सूर्य की अधिक किरणों को रोकने लगता है और फिर यहीं से शुरू हो जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव।
जलवायु अनुकूल खेती या जलवायु परिवर्तन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रही है। और हम लोग पहले कहते थे कि जलवायु परिवर्तन का समय आने वाला है। अब अभी के समय में जलवायु परिवर्तन हो चुका है और उसका जो है रिजल्ट हम लोगों को दिखाई देने लगा है। खेतों में देखें, पौधों में देखें तो वो सभी जो है रिजल्ट धीरे धीरे आके हमारे सामने आते जा रहे हैं। अभी के समय में मौसम भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है और वो जलवायु परिवर्तन के कारण ही विशेषकर हो रहा है। जैसे कहीं देख रहे हैं तो कहीं बारिश जो है बहुत ज़्यादा हो जा रही है और बाढ़ की स्थिति हो जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ बारिश हो ही नहीं रही है और धीरे धीरे सूखा की स्थिति बनती जा रही है। तो पौधों के लिए जो है पानी के लिए जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहाँ बारिश के पानी बहुत कम होते जा रहा है। और हमारे देश में हम जानते हैं कि बारिश के आधारित ही जो खेती होती है। सभी किसान जो है, सबके पास उतना पैसा नहीं है जो सिंचाई के द्वारा ही सभी खेती कर सके। तो वर्षा अगर कम होती जाती है तो उसके कारण पौधों का भी और उसका उपज पर भी नुकसान पड़ता है। और ऐसे जलवायु परिवर्तन सिर्फ यहाँ पूरे विश्व में है, लेकिन उसको अगर देखें बिहार के संदर्भ में तो बिहार में भी 4 जोन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3A और जोन 3B। तो ये सभी जो जोन है, जैसे जोन 2 है कोसी जोन, और यहाँ देखते हैं कि यहाँ धीरे धीरे पहले बारिश बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अभी की स्थिति में बारिश की कमी धीरे धीरे वहाँ हो रही है। वहाँ बारिश की कमी हो रही है और न्यूनतम तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और उस समय अगर न्यूनतम तापमान बढ़ता जाएगा तो वो उपज को प्रभावित करता है। पृथ्वी के तापमान में हो रही इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप बारिश के तरीकों में बदलाव, हिमखंडों और ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और वनस्पति तथा जंतु जगत पर प्रभाव के रूप में सामने आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारणों पर गौर करें तो जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस हैं। पृथ्वी पर हो रहे तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार कार्बन उत्सर्जन है, जो कि मानव गतिविधि जनित है। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लोबल वार्मिंग के भारत में असर और चुनौतियों के दायरे में फल और सब्जियां ही नहीं बल्कि दुग्ध भी हैं। जलवायु परिवर्तन के भारतीय कृषि पर प्रभाव संबंधित अध्ययन पर आधारित कृषि मंत्रालय की आकलन रिपोर्ट के अनुसार अगर तुरंत नहीं संभले तो भोज्य पदार्थों के उत्पादन में 30% तक कमी आ सकती है। लेकिन सरकार के द्वारा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और हमारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय में भी ऐसे बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं जो जलवायु अनुकूल खेती के लिए प्रोत्साहित करती है किसानों को। एक जो है लेजर लेवलिंग का भी है फंड आया हुआ है, जिससे कि सभी जगह खेतों को समतलीकरण करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि पूरे जमीन में एक समान पानी पहुंचेगा और जिससे सभी पौधों को तक पानी पहुंच पाएगा। और कुछ ऐसे फसल है जिसको हम लोग सजेस्ट करते हैं कि ऐसे फसल लगाएं या ऐसे पौधों को लगाएं, ऐसी वैरायटियां लगाएं जिससे कि कम समय में उनकी उपज अच्छी हो जाए और हमारा जो है डिमांड जो है पानी के लिए कम हो। क्योंकि कुछ वैरायटी ऐसी भी निकाली गई हैं जो धान का हो या गेहूं का हो, वो कम पानी में भी अच्छी उपज दे देती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत के कई राज्यों में दिन के समय तेज गर्मी के कारण पानी की उपलब्धता में गिरावट से पशुधन और फसलों की उत्पादकता पर सीधा असर होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लोबल वार्मिंग से खेती पर पड़ने वाले असर से किसानों की आजीविका भी प्रभावित होना तय है। भविष्य की इस चुनौती के मद्देनजर अनियंत्रित खाद के इस्तेमाल से बचते हुए भूमिगत जल दोहन रोककर उचित जल प्रबंधन की मदद से युक्ति संगत सिंचाई साधन विकसित करना ही एकमात्र उपाय है। इसके लिए प्राकृतिक और जीरो बजट खेती को बढ़ावा देना आज जरूरी हो गया। दूसरी बात है कि कुछ जो है डायरेक्ट सीडेड है, जीरो टिलेज है, ये सब विधियां हैं जिसके कारण जिसका उपयोग करके हम जो है कम से कम प्रदूषण फैलाते हुए और कम से कम कॉस्ट में हम अच्छी उपज ले पाएंगे। समस्या हमारे लिए यही है कि सिर्फ बारिश ही नहीं, तापमान भी जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो तापमान बढ़ने से भी है पौधों में स्ट्रेस बढ़ता है। पौधों में स्ट्रेस बढ़ता है तो फ्लावरिंग के टाइम में जब फूल लगते हैं पौधों में, उस समय जो है फूल जो है गिरने लगते हैं, उसके पॉलन जो है परागकण है वो धीरे धीरे सूख सकते हैं। तो उस स्थिति में पानी पौधों को अगर मिल जाए तो वो जो है उपज अच्छी दे देंगे। उसमें कुछ समय पर खाद मिल जाए सही विधि से तो वो खाद भी उनके लिए वरदान साबित होता है
और वो उपज को बरकरार रखते हैं। अच्छा, दूसरा है कभी कभी जो है मानसून बहुत पहले आ जाता है, कभी मानसून बहुत देर से आता है। तो इसके लिए क्या करें, तो आप अगेती किस्म की कुछ बुआई कर सकते हैं। अगेती किस्म की बुआई ये होगा कि जैसे सही समय जो है धान की खेती के लिए 15 जुलाई है उसका ट्रांसप्लांटिंग करने का। तो अब अगर अगेती करना है तो उसके पहले ही आपकी ट्रांसप्लांटिंग हो जाए, जिससे कि वो बारिश का समय जो है उसके साथ मैच कर जाए और आपके धान के लिए पानी की कमी ना हो। ऐसे गेहूं के लिए बुआई जब जल्दी हो जाएगी तो गेहूं की कटाई भी जल्दी होगी, और जब गेहूं की कटाई जब जल्दी होगी तो जो मार्च और अप्रैल में जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होने लगता है, मतलब हीट स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, जिससे कि बालियां जो है सूखने लगती हैं, बीज जो है बहुत ज़्यादा कड़े होने लगते हैं, तो उस चीज़ से बच जाएगा, उस हीट स्ट्रेस से बच जाएगा गेहूँ, क्योंकि पहले ही कटाई हो जाएगी तो वो जो है गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं पड़ेगा। इसके तहत अब हमें रसायनों का काम प्रयोग करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा, जिसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत जैसे उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। सिंचाई की परंपरागत विधियों को छोड़ उन्नत सिंचाई पद्धति और वर्षा जल संग्रहण तकनीक को अपनाना होगा। साथ ही मिट्टी और जल क्षरण को रोकने के उपाय करने होंगे। मेड़बंदी, चेक डैम, कंटूर फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग को बढ़ावा देना होगा। कृषि के साथ कृषि वानिकी, फल उद्यानिकी, औषधीय फसलों की खेती को बढ़ावा देना होगा। साथ ही प्लास्टिक का उपयोग कम करते हुए अवैध खनन और वनों की कटाई पर रोक लगानी होगी। हमारे बिहार में भी देखा गया कि इसकी काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं और इसमें देखा गया कि ये अच्छी खासी उपज दे रहे हैं कम से कम पानी में और कम लागत में। तो इसको भी अपना सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मुर्गी पालन कम समय में अच्छा लाभ देने वाला व्यवसाय है और इस व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार है मौसम के अनुसार इनकी देखरेख एवं प्रबंधन, जहां पर किसान अक्सर लापरवाही कर जाते हैं और इसी का नतीजा होता है कि मुर्गियां कई प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाती हैं और सही समय पर उचित प्रबंधन न करने पर इनकी मृत्यु भी होने लगती है। इसलिए मौसम के अनुरूप मुर्गियों की देखरेख करना जरूरी होता है। तो इस स्थिति में हमारे किसान भाई मुर्गियों की देखरेख किस प्रकार से करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं विरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील प्रसाद। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि और अभी आगे भी इस तरह का हमें मानसून में बरसात का मौसम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप जहाँ पर भी अपने शेड रखे हैं उसमें कहीं से भी पानी टपकने ना दें। अगर टपक रहा हो तो ऊपर में प्लास्टिक लगा करके आप उसको पानी को बाहर की तरफ निकाल दें, ताकि आपके शेड के अंदर में जो आपने लीटर बिछा के रखा है वो उसकी समस्या आपको नहीं होगी। दूसरी बात है कि आपका मुर्गी का घर को हवादार रखिए, क्योंकि ऐसा होता है इस समय में बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी जिसको हम लोग कहते हैं नमी, तो जब बरसात ख़त्म होगा वैसे ही शेड के अंदर में नमी बढ़ जाता है। तो नमी बढ़ने पर आप उसके हवादार रहने का मतलब कि जाली आमने सामने होने पर अगर थोड़ा भी हवा चले तो उसको ये कर सकते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा मुर्गियों को रखा है तो ऐसी स्थिति में आप
पंखे की भी व्यवस्था कर सकते हैं, ताकि अंदर में हवा, पूरे शेड के अंदर एक टेम्परेचर और हवा का बना रहे। नमी को दूर करना सबसे बड़ी चीज़ है। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में मुर्गी पालन व्यवसाय लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन मुर्गियों का प्रबंधन करने में मुर्गी पालक भाई कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण मुर्गियों के मरने की दर भी अधिक है। प्रबंधन में लीटर की बात करें तो हम बिछावन कहते हैं। यह मुर्गी पालन व्यवसाय में एक मुख्य बिंदु है, जिस पर मुर्गी पालक भाइयों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। ग्रोअर में उतनी अधिक समस्या आपको नहीं आएगी, लेकिन सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपके लीटर को जो बिछाते हैं जमीन पे, पुआल की कुट्टी, धान का भूसा या फिर लकड़ी की कुन्नी, तो इनको आप चलाते रहिए, क्योंकि अगर चलाएंगे नहीं तो इससे क्या होगा कि नीचे में नमी पा करके लीटर जम जाएगा, और वैसे जमे हुए लीटर में आपको एक बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे कि हम कॉक्सीडियोसिस कहते हैं। खास करके जो ब्रॉयलर पालन कर रहे हैं वो इस चीज़ का ध्यान अवश्य रखें, बीच बीच में लीटर को चलाते रहें और उसमें चूना का छिड़काव करें, ताकि जो नमी है वो जितना कम आप रखेंगे तो ये कॉक्सीडिया का या फिर आपको बहुत सारे कीड़े होते हैं तो उसकी समस्या उत्पन्न हो सकती है। लीटर में नमी की जांच करने के लिए लीटर को मुट्ठी में लें और उसे खोलें। अगर लीटर भुरभुरा है तो नमी कम है, हल्का बन जाए तो नमी सही है, और अगर गोल बने, चिपचिपाहट हो तो लीटर में नमी अधिक है, और नमी अधिक होने पर लीटर को तुरंत बदल देना चाहिए। लीटर में नमी आता है उसको हमेशा चला करके आप, क्योंकि इसमें वर्म्स हो जाते हैं, तो यानी कि 1.5 महीने के अंतराल पर आप एक बार पूरे मुर्गियों का डिवर्मिंग अवश्य करें जाड़े बरसात के दिनों में, क्योंकि इस सबसे बड़ी समस्या बरसात के दिनों में आपको कॉक्सीडियोसिस का और वर्म्स का यानी कि डिवर्मिंग करना और कॉक्सीडिया के दवा 3 से 4 दिनों तक चलाना अति आवश्यक है। नहीं तो अचानक आप देखेंगे कि फार्म के अंदर आपका मुर्गियों में मृत्यु दर अधिक हो गई। दूसरी बात तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आहार पे, तो आहार में इसमें नमी, आहार में भी ज़्यादा नमी नहीं होना चाहिए। अगर आप बोरा में अनाज लेकर के दाना लेकर के आए हैं तो आप उसे प्लास्टिक के ड्रम में या टीना के ड्रम में रखें, क्योंकि उसमें बोरा में होता क्या है कि आप कहीं दीवार से लगा करके या ज़मीन से नमी आपके दाना के अंदर चला जाता है, और दाना जब आपका नमी से हो जाएगा तो उसमें आपके फंगस होने की संभावना अधिक हो जाती है, और ये फंगस लगा हुआ दाना अगर मुर्गियों को खिलाएंगे तब भी वो उनके अंदर में टॉक्सिन डेवलप कर देता है फंगस, और जिसके वजह से आपके मृत्यु दर होना शुरू हो जाएगी। तो इन सभी बातों को अगर आप ध्यानपूर्वक मुर्गी पालन में रखेंगे तो निश्चित ही आपको मुर्गी पालन से लाभ हो सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बगदा, जिला रांची के वृज किशोर राय ने। आपने जरवेरा की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।